हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बायोलॉजी का हिस्सा है। जो लोग भी टीजीटी पीजीटी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बायोलॉजी उनका जो है कि सब्जेक्ट है, उसमें यह जो इकोलॉजी इकोसिस्टम है, यह एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, द नेचुरल रेसिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसका बायोम, निके, हैबिटेट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उस जगह को हम जो है हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट कहते हैं। वहीं पे जब हम कोई एक पेड़ है, उस पे बहुत सारी बर्ड्स रहती है, तो हम उस पेड़ को, बर्ड का जो है हम हैबिटेट कहेंगे। लेकिन निके क्या हो जाता है? निके जो है, जो चीज़ें वो अपने भोजन के रूप में लेती हैं वो, या फिर कोई फंक्शन करती हैं, वो उनका निके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है नेचुरल रेसिडेंस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें मिलके एक बायोस्फीयर बनाती हैं। और बायोम जो है, बायोम में कई तरह के हो सकते हैं। जैसे बायोम फॉरेस्ट का बायोम हो सकता है, या फिर माउंटेन का बायोम हो सकता है, या फिर ओशन का बायोम हो सकता है। तो इस तरह से बायोम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फीचर अलाउ, जो कि अलाउ करती है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। मान लीजिए ह्यूमन बींग है जो कि गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें अपने लाइफ को, जीवन को चलाने के लिए क्या करना होता है? तो उस एटमॉस्फेयर में, उस हैबिटेट में जो है उनका जो एडजस्टमेंट है वो क्या होगा? वहाँ पे खेती करना और भोजन पैदा करना और कुछ पैसे अर्न करना, अनाज को बेच के, जिससे वो अपने लिए कपड़े लत्ते और ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उसे खरीद सकें। तो यह जो है क्या है? एक तरह का, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट में रहता है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशनिंग में, तो उस कंडीशन में वो खुद को क्या करता है? उस तरह से जीवन जीने के लिए अपने आप को एडाप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट है, एडाप्टेशन है, एक्लेमेटाइजेशन है, या एडाप्टिव वेरिएशन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर एडाप्टेशन हो जाएगा। जैसे कोई भी अगर मनुष्य है, अगर कोई भी प्राणी है, अगर वो शहर में अपना जीवन जीना चाहता है, तो वहाँ पे उसे खेती करने को नहीं मिलेगा, उसे अपने लिए कुछ नौकरी प्राप्त करनी होगी। तो नौकरी को प्राप्त करना क्या हुआ? एक एडाप्टेशन हुआ, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है? जब हम किसी भी कंडीशन में रह रहे होते हैं और उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, तो उस चेंजेस के साथ हम खुद को जो है कि एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कोई परेशानी आती है, ठीक है। एडाप्टेशन जो है क्या है? एक वाइड रेंज का एडजस्टमेंट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी रहती हैं। एडाप्टेशन क्या है? एक वाइड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट है। एडाप्टेशन एक वाइड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट है। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लेमेटाइजेशन में जैसे कि कोई ठंडे प्रदेशों में रहने वाला व्यक्ति है, जहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती हो, बर्फ़ गिरते हो, और उसे जो है गर्मियों वाले प्रदेश में जाके रहना पड़े, तो उसे जो है, जैसे कि कोई जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, सर्दियाँ ज़्यादा रहती है, और उसे जो है केरल में जाके रहने को कह दिया जाए, तो क्या होगा? उसे जो है गर्म वातावरण में खुद को एक्लेमेटाइज करना होगा। तो इसे हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब, जैसे कि क्लाइमेटिक सिचुएशन चेंज होती जाती है और उसे वहाँ पे खुद को जो है स्टेबल करना होता है, अपने लाइफ को चलाना होता है, तो वहाँ पे वो खुद को किस तरह से एडाप्ट करता है, उसके बॉडी में क्या चेंजेज आते हैं, तो ये हो जाएगा एडाप्टिव रेडिएशन है, एडाप्टिव वेरिएशन।
नेक्स्ट है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। तो यह जो सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस है यह जो है अर्नेस्ट सेल्फोर्ड के नाम पे दिया गया है। नेक्स्ट है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस सजेस्ट दैट ऑर्गेनिज्म विथ वाइड टॉलरेंस लिमिट फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हो यहाँ पे हमारा आंसर बी हो जाएगा। जो सेल्फोर्ड लॉ है टॉलरेंस का, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ज़्यादा सर्दी से लेके ज़्यादा गर्मी तक, जैसे कि टेम्परेचर अगर हमारे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहाँ से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है गर्मियों में, तो इस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो सहन कर सकता है तो वो जो है वो बहुत सारी जगहों पे रह सकता है। तो इसलिए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और हाई पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वो हर सिचुएशन में रह सकता है। नेक्स्ट है वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो वेराइटी जो पाई जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, जानवरों में भी बहुत सारी वेराइटी है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिशेज हो गए। तो ये सारी की सारी क्या है, वेराइटी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, हैबिटेट या डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स की लिविंग हो जाता है, डाइवर्सिटी मीन्स की वेरिएशन हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स में जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। पॉपुलेशन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज का होता है, जैसे बर्ड्स में भी है, तो बर्ड्स में किसी एक पर्टिकुलर बर्ड्स का हम क्रो का देख सकते हैं। हैबिटेट जो है रहने की जगह होती है। डाइवर्सिटी तो बहुत सारी चीज़ों की भी हो सकती है, स्टोन में भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है एनिमल एडॉप्ट ए सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट इज कॉल्ड। जैसे कोई भी एनिमल है किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, तो जब उसके एडवर्स कंडीशन आती है तो वो अपना बिहेवियर स्लीप की तरह शो करता है। मीन्स कि करीब 6 मंथ तक वो सोया ही रहता है, और इस स्थिति में उसे अपने जीवन को चलाने के लिए ज़्यादा फूड, ज़्यादा खाने की खोज नहीं करनी होती है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, बहुत ही थोड़ी एनर्जी में वो अपने जीवन को जी लेता है। तो इस तरह का जो एक क्रिया होती है, उसकी एक जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन, ट्रांसपिरेशन, हाइबरनेटिंग या नन ऑफ दिस। तो आपने सुना होगा हाइबरनेटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जो कि फ्रॉग्स वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइनास एंड बल्चर आर omnivorous, स्कैवेंजर, कार्निवोर्स, हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खाते हैं। omnivores वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो हाइना और बल्चर जो होते हैं ये, जैसे कि कोई भी एनिमल डेड हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है तो उसे ये खाते हैं। नेक्स्ट है ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म है जिनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वेयर बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटिंग फ्रॉम व्हाट अदर इज कॉल्ड। मीन्स कि कोई भी इन्वायरमेंट है जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं। जैसे अगर हम अपना मनुष्य का ही देख ले, प्राणी का, तो क्या करते हैं हम, ह्यूमन बीइंग चाहे एनिमल हो गए, वो जो है क्या करते हैं कि CO2 छोड़ते हैं और उसी CO2 को प्लांट लेके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे कि हम ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स लेते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म, सिम्बियोसिस, पैरासिटिज्म, फूड चेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। Which is not a feature of heliophyte among the following: stem with long internode, numerous rootlets, long lateral roots, विग्रस फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। तो जो हेलियोफाइट्स होते हैं उनमें विग्रस फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग नहीं होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज। तो जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं उनका कौन सा फीचर नहीं होता है? रिप्रोड्यूस क्विकली, द लो सर्वाइवल रेट ऑफ प्रोजेनेसिस, रिप्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनेसिस, पैटर्नल केयर। तो इनमें पैटर्नल केयर नहीं पाया जाता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन, टेंसले, ग्रीनेल, टॉरिसन। तो टेंसले के द्वारा टर्म दिया गया था, टेंसले के द्वारा टर्म दिया गया था इकोसिस्टम, और इकोलॉजी टर्म जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम को कहते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितनी होती है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये गलत है, ये जो है 21% के आसपास होती है, मीन्स कि 20.95%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो होती है 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैज सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, छोटा जो स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम जो होता है दैट हैज सस्टेन फॉर, जो कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है उसे, वो कौन सा है? फॉल्सम पॉन्ड, फॉल्सम बॉटल, फॉल्सम स्ट्रीम, नॉन ऑफ दे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा फॉल्सम पॉन्ड। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज एक्सप्लॉयट द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज इन द सेम वे। तो इसे हम कहते हैं गिल्ड। नेक्स्ट है, विच इज आर बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम है वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे सॉइल हो गया, और सॉइल में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट हो गए वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जैसे कि इकोसिस्टम का जो सेट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है, एसिड रेन इज ए रिजल्ट ऑफ। जो एसिड रेन होता है वो किसकी रिजल्ट होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, एक्सेस अमाउंट ऑफ NH3, एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2, एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2। जब एटमॉस्फेयर में SO2 और NO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह जो है कि क्या करता है कि जो बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है बारिश में, तो उससे रिएक्ट करके क्या बना देता है? H2SO4। तो H2SO4 और इसी तरह से HNO3, ये दोनों एसिड बन जाते हैं, जो कि जहाँ भी जिस भी भूमि पे जिस भी पत्थरों की जो बिल्डिंगें बनी होती हैं उन सबको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में वो क्यों होता है? एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन by the atmosphere, and absorption re-emission of visible light by the atmosphere, absorption re-emission of visible light by clouds। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं जब उसमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है कि धरती तक तो आती है, लेकिन वो जब री इमिशन करती है धरती हमारी, तो या फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है तो वो जो है बाहर नहीं जा पाता है और इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। द रिजल्ट ऑफ एसिड डिपोजिशन इज। तो अगर हमारे जो आसपास का वातावरण है या फिर मिट्टी है अगर उसमें एसिड का डिपोजिशन होगा तो क्या होगा? डाइंग फॉरेस्ट एंड लैक्स। फॉरेस्ट जो है और लैक जो है डाई हो जाएंगे। एसिड इंडिजेशन इन ह्यूमन, ग्रीन हाउस इफेक्ट लेसन एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे।
द रीजन ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का रीजन क्या होता है? ओजोन, एरोसॉल, पैन या एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है वो रीजन होता है सॉइल पोल्यूशन का। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियो डालती हूँ आपको मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। धन्यवाद।